एक हीरा, पर सिर्फ कोई पत्थर नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राज्य गए, साम्राज्य गए और फिर भी ये टुकड़ा चमकता रहा। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, सबसे बड़े एम्पायर्स इस हीरे के लिए लड़ते मरते रहे। आज की कहानी किसी आम हीरे की कहानी नहीं है, ये कहानी है कोहिनूर डायमंड की। क्या कोहिनूर सिर्फ एक डायमंड था या फिर कोई श्राप जो अपने हर एक नए मालिक के साथ अपनी बदकिस्मती लेकर आता था? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जब हम पढ़ाई करते होते थे तो कोहिनूर के बारे में मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि इट वाज अ डायमंड जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दुनिया का सबसे कीमती, सबसे सुंदर डायमंड है। कि कोहिनूर इंडिया का है या बाहर है या कहाँ है, या कोहिनूर इंडिया में आएगा वापस या नहीं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड हर बार इन सब चीज़ों पे डिबेट होती है। हर बार हर किसी महीने में हम इंडियंस की तरफ से कोई ना कोई अपील की जाती है। सो आज हम देखेंगे कि हमें उन अपील्स का आंसर क्यों नहीं मिल रहा या हमारे पास कोहिनूर क्यों नहीं आया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये कहानी शुरू होती है 1306 में गोलकोंडा के कोलर माइंस में, कृष्णा रिवर के किनारे पर। वहाँ के लोकल लोग एक एंशिएंट प्लेसम माइनिंग टेक्निक यूज करते थे और एक दिन उन्होंने पाया एक चमकदार, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस 793 कैरेट का डायमंड। इतना शुद्ध, इतना निर्मल कि आज के ज़माने में इस डायमंड को डी ग्रेड क्लैरिटी कहा जाता है। ये था टाइप 2A डायमंड और इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता और इसीलिए तब के लोग समझ गए थे कि ये कोई आम डायमंड नहीं, ये बहुत ही खास चीज़ है। यहाँ से ये हीरा ककाटिया डायनेस्टी के पास गया, जिन्होंने इसे अपने कैपिटल वृंगाल के भद्रकाली टेम्पल में स्थापित किया और यहीं से शुरू हुई कोहिनूर की लेगेसी। और एक लाइन जिसे लोगों ने बहुत सालों तक याद रखा, जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया भर में राज करेगा, लेकिन साथ ही साथ उस पर दुनिया भर की मुसीबतें भी आएंगी। जब ककातिया एम्पायर के पास कोहिनूर था तब उनका राज उनके पीक पर था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जनरल मलिक कफूर ककातिया डायनेस्टी पर अटैक करने के लिए भेज दिया और ककातिया डायनेस्टी वहां हार गई। पूरा खजाना इंक्लूडिंग कोहिनूर वृंगाल से दिल्ली सल्तनत पर ले जाया गया। जब कोहिनूर दिल्ली पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक ऑफिशियल ख्वाजा हाजी को बोला कि जितना भी खजाना आया है उसका इवैल्यूएशन करो। उस वक्त ख्वाजा हाजी ने कहा कि ये एक यूनिक हीरा है और दुनिया में इसके जैसा हीरा कहीं नहीं है, इसीलिए इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। और खिलजी तभी समझ गया था कि कोहिनूर कितना खास है। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। मलिक कफूर ने उसके बच्चों को मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर ये कोहिनूर तुगलक डायनेस्टी के पास गया, उन्हें भी हरा दिया गया। इस तरीके से ये कोहिनूर एक के बाद एक राजा के पास चलता गया और हर बार बदकिस्मती आई। इस वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस हीरे में श्राप है। लोगों ने इसे काले जादू से जोड़ दिया। इसके बाद कोहिनूर इतने राजाओं के पास जाने के बाद आखिर में बाबर के पास पहुंचा। बाबर और उसके बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोदी को हराया और कोहिनूर उनके पोजेशन में आ गया। उस वक्त हुमायूं ने बाबर से पूछा, इतने लोग इस डायमंड के पीछे क्यों हैं? इसकी वैल्यू आखिर क्या है? बाबर ने हुमायूं को जवाब देते हुए कहा, ये डायमंड इतना कीमती है कि अगर पूरी दुनिया के लोगों को एक दिन का खाना खिलाना हो तो भी ये हीरा उससे महंगा पड़ेगा। और उस टाइम पे इसे कोहिनूर नहीं, बाबर डायमंड कहते थे। अनफॉर्चुनेटली 26 दिसंबर 1530 में बाबर की डेथ हो गई और उसके बेटे हुमायूं ने राजगद्दी संभाल तो ली थी, लेकिन पूरा एम्पायर वीक हो चुका था। उसी वक्त शेरशाह सूरी ने उन पर अटैक किया, जिसमें हुमायूं हार गया, लेकिन वो कोहिनूर लेकर भाग गया था। 1543 की स्टार्टिंग में हुमायूं पर्शिया पहुंचा। वहां उसने शाह तमास्प से मदद मांगी। शाह ने हुमायूं को सुरक्षा दी। जब हुमायूं कुछ सालों तक वहां पे सुरक्षित रहा तो उसने ग्रैटिट्यूड में कोहिनूर शाह तमास्प को गिफ्ट कर दिया। इस तरह से कोहिनूर पहली बार इंडिया से बाहर तो चला गया, लेकिन वहां भी वो ज्यादा देर तक नहीं रहा। तब ओटोमन एम्पायर जो सुन्नी था तेजी से फैल रहा था। शाह तमास्प जो शिया था इनसिक्योर हो गया। उसने सोचा शिया किंग्स को यूनाइट करना चाहिए। 1547 में शाह तमास्प ने मेहतर जामा को कोहिनूर के साथ भेजा ताकि उन्हें अपनी अलायंस में ले सके और इस तरह कोहिनूर वापस इंडिया आ गया।
और उनके बाद ये हीरा हर स्ट्रॉन्ग राजा के पास जाता रहा और आखिर में 7 जुलाई 1656 में ये हीरा शाहजहां के पास पहुंचा। शाहजहां कोहिनूर से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। वो इतना ऑब्सेस हो चुका था कि उसने इस हीरे को अलग ज्वेलरी बॉक्स में सजा के रखा था। शाहजहां के कोर्ट में एक मशहूर डायमंड कटर था, हॉर्टेंसियो बोर्गियो। उसने बोर्जियो को बोला कि इस कोहिनूर डायमंड को और ज्यादा खूबसूरत बनाओ और बदले में बोर्जियो को जितना पैसा चाहिए उसे सब मिलेगा। लेकिन बोर्जियो ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कोहिनूर को सुंदर बनाने के चक्कर में उसने कोहिनूर को कट कर दिया, जिससे उसका वेट कम हो गया। कोहिनूर को कट करके उसका वेट 793 कैरेट से 280 कैरेट्स कर दिया गया। जब शाहजहां ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोर्जियो को इनाम देने के बजाय अब उसे सजा देना चाहता था और शाहजहां ने बोर्जियो पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। उस समय शाहजहां दुनिया का सबसे महंगा तख्त बना रहा था, तख्ते तौस यानी पीकॉक थ्रोन। उसमें सफायर्स, रूबीज, एमराल्ड्स, पर्ल्स और 500 पाउंड से ज्यादा गोल्ड यूज हुआ था। और जब इस तख्त में कोहिनूर लगाया गया तब वो और भी ज्यादा यूनिक हो गया और शाहजहां इसी तख्त पर बैठता था। लेकिन 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे हटा दिया और आगरा फोर्ट में बंदी बना दिया। औरंगजेब ने एक बहुत अजीब काम किया। ना उसने दिल्ली में अपना राज तिलक किया और ना ही वो तख्ते तौस पर बैठा। और लोग इसीलिए मानते हैं कि उसका जो राज था वो बहुत लंबे टाइम तक टिक सका और वो इतनी जल्दी नहीं मरा, क्योंकि वो कोहिनूर के आसपास ही नहीं गया। लेकिन बाद के जितने भी रूलर्स आए उन्होंने उसी पीकॉक थ्रोन को यूज किया। फिर जब मोहम्मद शाह रंगीला राजा बने तब मुगल एम्पायर काफी वीक हो चुका था। 1738 में पर्शिया के नादिर शाह ने इस वीकनेस का फायदा उठाया और उन पर अटैक कर दिया और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, लूट। उसने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया और उनका सारा का सारा खजाना ले गया, इंक्लूडिंग डिसमेंटल्ड पीकॉक थ्रोन। लेकिन मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा दिया था। उस वक्त उनके राज्य में कॉटसन थी नूरबाई, जिसने नादिर शाह को ये चीज बता दी थी कि मोहम्मद ने अपनी टर्बन में कोहिनूर को छुपाया है। तब नादिर शाह ने एक पुरानी रस्म को यूज किया, पगड़ी की अदला बदली, जिसे आप टर्बन एक्सचेंज भी कह सकते हो। पहले रंगीला थोड़ा सा झिझका, लेकिन बाद में उसे इसे मंजूर करना पड़ा। जैसे ही नादिर और रंगीला ने अपनी पगड़ियां एक्सचेंज करी, कोहिनूर रंगीला की पगड़ी से नीचे गिर गया। नादिर शाह ने उस हीरे को देखते ही कहा कोहिनूर, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। आलम इराई नादिर ये पहला ऑथेंटिक सोर्स है जहां नाम कोहिनूर ऑफिशियली लिखा गया है। लेकिन कोहिनूर मिलते ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। नादिर शाह को भी मार दिया गया और उसका एम्पायर टूट गया। नादिर शाह के एक ट्रस्टेड गार्ड थे, जनरल अहमद शाह दुरानी। वो कोहिनूर को लेके अफगानिस्तान चले गए, जहां उन्होंने दुरानी एम्पायर की स्थापना करी और इसी तरह कोहिनूर अफगान रॉयल फैमिली में चला गया था। फिर 1800 में कोहिनूर शाह शुजा दुरानी के पास आया और जैसे ही उनके पास आया उनकी भी बदकिस्मती शुरू हो गई। उन्हीं के एक भाई ने उनके खिलाफ गद्दारी कर दी थी। डर के मारे शाह शुजा ने कोहिनूर अपनी वाइफ वफा बेगम और भाई जमान शाह को दिया और उन्हें पंजाब भेज दिया महाराजा रंजीत सिंह जी की सुरक्षा में। थोड़े ही टाइम बाद शाह शुजा को उनके खुद के मिलिट्री कमांडर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तब वफा बेगम महाराजा रंजीत सिंह के पास गई और कहा, अगर आप मेरे पति को बचा लो तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर मैं आपको दे दूंगी। जिसके बदले में महाराजा ने उनसे पूछा कि इसमें इतना खास क्या है। अगर 5 पहलवान चारों तरफ से पत्थर फेंके और वो पूरी जमीन सोने से भर दी जाए तब भी कोहिनूर की कीमत उतनी नहीं होगी। ये सुनते ही महाराजा रंजीत सिंह जी शाह शुजा को बचाने के लिए मान गए, जिसके बदले में उन्हें कोहिनूर देना होगा, साथ में 3 लाख रुपए और 50 घोड़े भी देने होंगे। महाराजा ने तुरंत आर्मी भेजकर शाह शुजा को बचा लिया। लेकिन जब कोहिनूर देने का टाइम आया, शाह शुजा और उसकी वाइफ टाल मटोल करने लगे। जब ज्यादा जोर डाला गया और उन्हें घर में बंदी रखा गया, तब अक्टूबर 1813 के आसपास शाह शुजा ने ऑफिशियली कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। रंजीत सिंह जी कोहिनूर को पाके बहुत खुश थे, उन्हें उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। वो रोज सुबह जब कोर्ट जाते थे तब अपनी बाजू में कोहिनूर को बांध के जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कोहिनूर को अपने खजाने के बीच में रख दिया और उसे स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही निकाला जाता था। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर के दोनों साइड्स पर 2 हीरे लगवाए थे, जिनकी कुछ फोटोज भी हैं। 1830 तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ने लगा था। सिख एम्पायर का खजाना और स्पेशली कोहिनूर दुनिया भर में मशहूर हो गया था और ब्रिटिशर्स भी अब इस कोहिनूर पर नजर रख रहे थे।
1830 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ऑसबॉर्न ने सिख कोर्ट विजिट किया और कोहिनूर देखने की रिक्वेस्ट की। जब उसने कोहिनूर पहली बार देखा तब उसने अपनी बुक कोर्ट एंड कैंप ऑफ रंजीत सिंह में उसका एक्सपीरियंस भी लिखा। अब ब्रिटिश एम्पायर का एक ही प्लान था, सिख एम्पायर को वीक करना और उनके सारे खजाने इंक्लूडिंग कोहिनूर पर अपना कंट्रोल लेना। लेकिन तब तक सिख एम्पायर बहुत स्ट्रांग था। लेकिन 1838 में महाराजा रंजीत सिंह जी बीमार पड़ गए। उस वक्त उन्होंने बहुत सारी डोनेशन देनी शुरू करी, इंक्लूडिंग कोहिनूर। और 27 जून 1839 महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई एंड उस टाइम पे उनका बेटा खरक सिंह राजा बना। लेकिन कोहिनूर अभी तक डोनेट नहीं हुआ था। रंजीत सिंह जी के बेटे खरक सिंह को धीरे धीरे जहर दिया गया और 5 नवंबर 1840 को वो भी मर गए। खरक सिंह के बाद कोहिनूर शेर सिंह के पास गया एंड 15 सितंबर 1843 में शेर सिंह की हत्या हो गई। और ये वो टाइम था जब लोगों को बिलीव होना शुरू हो गया कि कोहिनूर एक्चुअली में एक ऐसा हीरा है जिसमें श्राप है। जो भी राजा इसे अपने पास रखता है उसकी किसी न किसी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि महाराजा रंजीत सिंह जी सही कहते थे कि इस हीरे को मंदिर में ही वापस डोनेट कर देना चाहिए जहाँ से ये बाहर निकाला गया था। महाराजा रंजीत सिंह जी के बाद सिख एम्पायर में एक के बाद एक मौतें होती गईं और एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गया, टूट गया था। लेकिन सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा था, 5 साल का दुलीप सिंह। 1843 में दुलीप सिंह को राजा बनाया गया और उनकी मां जिंद कौर ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर समझ गया था कि अब सिख एम्पायर पे वो अपना कंट्रोल जमा सकते हैं और वही हुआ। 11 दिसंबर 1845 में ब्रिटिश एम्पायर ने सिख एम्पायर पे अटैक किया और सिख एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश एम्पायर ने जिंद कौर को घर में ही बंदी बना लिया और 7 साल के दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाया गया। ट्रीटी में कई चीजें लिखी हुई थी लेकिन आर्टिकल 3 में क्लियरली लिखा था कि कोहिनूर अब ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा होगा। 7 दिसंबर 1849 को एक सेरेमनी हुई जहां कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन को ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया गया। बहुत ही मुशक्कत के बाद इंडिया से इंग्लैंड कोहिनूर पहुंचाया गया और जहां लंदन में लोग उसका इंतजार कर रहे थे। 1861 में क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की डेथ हो गई और लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि कोहिनूर सिर्फ औरतों के पास ही सेफ है। जो भी आदमी इसके आसपास जाता है या इसको अपने पास रखता है उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए आज भी कोहिनूर सिर्फ ब्रिटिश रॉयल्स की औरतें ही पहनती हैं, कोई मेल रॉयल नहीं। अब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने फिर से रिक्वेस्ट करी कि कोहिनूर वापस किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। 1953 में जब क्वीन एलिजाबेथ का कोरोनेशन हुआ, इंडिया ने फिर से रिक्वेस्ट करी, जिसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने 1976 में क्लेम किया कि कोहिनूर लाहौर की हेरिटेज है, उसे वापस किया जाए। ईरान ने भी इस टाइम पे कोहिनूर को वापस डिमांड किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें रिजेक्ट करने का रीज़न दिया गया कि ये लीगली अब क्राउन की प्रॉपर्टी है। 2002 में क्वीन एलिजाबेथ की मां की डेथ हुई। कोहिनूर वाला क्राउन उनके कॉफिन पर रखा गया। इंडिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ और लोगों ने फिर से डिमांड उठाई। 2006 में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट ने PIL फाइल की। कोर्ट में काफ़ी देर तक बहस भी चली। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कोहिनूर इंडिया से छीना नहीं गया था, इसे लीगली इंडिया ने खुद ब्रिटिशर्स को दिया था। लेकिन जब ये सुन के लोग गुस्सा हो गए तब गवर्नमेंट ने अपना स्टांस चेंज करके कहा कि कोहिनूर इंडिया में वापस लाया जाएगा, लेकिन उसमें अभी बहुत लीगल हर्डल्स हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि प्रूफ चाहिए कि ओरिजिन कंट्री कौन सी थी, लेकिन कोहिनूर ने इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सबके हाथ देखे हैं, तो असली हकदार कौन है? ब्रिटिश कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ लाहौर के आर्टिकल 3 में सब कुछ क्लियरली मेंशन है और अगर उन्होंने कोहिनूर वापस कर दिया तो पहले तो उनके सारे म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे। दूसरी बात, वो सबसे मेन पॉइंट उठाते हैं कि कोहिनूर किसको दे, कोहिनूर का असली हकदार कौन है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने PIL डिसमिस कर दी और ये कहा कि फॉरेन कंट्री को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से हर बार की तरह गवर्नमेंट ने बोला हम टाइम टू टाइम ब्रिटिशर से कोहिनूर के लिए फाइट करते रहेंगे। और इंडिया ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी आगे रखता है कि जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाया गया तब दुलीप सिंह जी बहुत छोटे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं और उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि
ये साफ पता लगता है कि ब्रिटिशर्स ने दुलीप सिंह इतने छोटे बच्चे को फंसाया था, उससे ज़बरदस्ती साइन करवाया था, लेकिन हम इसका एक्चुअल एविडेंस नहीं दे पाते। उनकी माँ को भी हाउस अरेस्ट में रखा गया था, तो विच ऑल्सो शोज कि बच्चे के ऊपर एक दबाव डाला गया था सिग्नेचर करने के लिए। सी कोहिनूर जस्ट एक डायमंड नहीं है, इंडिया की हेरिटेज का सिंबल है। और मेरे अकॉर्डिंग ये सारा सिनेरियो यही दिखाता है कि ब्रिटिश एम्पायर ने कैसे कॉलोनियल पावर का मिसयूज करके ये सारा कुछ अपने अंडर किया था। आज भी हमारे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स यही कहते हैं, पहले ये गोलकोंडा से आया था। एंड दूसरी बात, कोहिनूर सबसे ज्यादा टाइम इंडियन रूलर्स के पास रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स सिर्फ एक पॉइंट की वजह से सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, एंड दैट इज कि ट्रीटी ऑफ लाहौर की वजह से ये उन्हें लीगली मिला है एंड पिछले 150 ईयर से ये क्राउन का हिस्सा है। 150 ईयर्स। एंड देन अगेन अगर उन्हें ये वापस करना है तो वो किसे करे? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, किसे? सो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जिसका मिसयूज ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से उठाते हैं। बस इसी कंफ्यूजन की वजह से कोहिनूर इंडिया वापस नहीं आया है, और लेकिन हम इंडियन लोगों का अभी भी यही मानना है कि कोहिनूर इंडिया की हेरिटेज है और उसे इंडिया में वापस आना चाहिए। आपके इस पे क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यस, मैंने ये वीडियो सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव के वे से बनाई है, जो मुझे फील होता है। इंडिया से जब इंग्लैंड कोहिनूर ले जाया गया, उसके बीच में क्या हुआ, वहाँ के क्वींस एंड किंग्स के साथ क्या हुआ, मैंने वो सब इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। सो अगर आपको वो सब भी जानना है, सो यू कैन कमेंट डाउन फॉर पार्ट 2। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। टूडल्स।